हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने टेक्सटाइल की जो ब्रांच हम अपने शॉर्ट नोट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, उसकी क्लास में हम अपने जो फाइबर है उनके क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने जो है सिल्क यानी कि रेशम के बारे में डिस्कस पिछले क्लासों में कर लिया है। आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है कि जो प्राकृतिक जगत के प्राप्त होने वाले रेशे को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में हमें जो है अपने मिनरल्स जो फाइबर है यानी कि खनिज से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए एक एक जो भी है अपने रेशे उनके बारे में हम एक सीक्वेंस से डिस्कस करते हैं और एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही आपको बताया जा रहा है। हर बार ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो एक एक पॉइंट को आप समझते जाइएगा और उसको नोट करते जाइएगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जो है आप लिख नहीं पा रहे हैं इसको, तो जिस प्रकार से हम एक एक सीक्वेंस से आपको समझाते हैं आप समझते भी जाइए और नोट भी करते जाइए। अगर जब भी मैं यहाँ से खड़े होकर इस साइड समझाती हूँ तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर जब मैं इधर से समझाती हूँ इस पार्ट का तो यहाँ से आप एक सीक्वेंस से इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए अच्छा ये होता है कि आप समझते जाइए और लिखते जाइए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें पढ़ने के लिए मेरे जो है फ़ोन में है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक एक पॉइंट को समझिए और उसको आप लिखते भी जाइएगा साथ में। देखिएगा ये जो अपना मिनरल्स फाइबर है यानी कि खनिज रेशा है, तो जो वस्त्र विज्ञान है इसमें से मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें से होता है सोना, चांदी और एस्बेस्टस। आपको आगे बताया जाएगा कि सोना और चांदी से किस प्रकार से वस्त्र निर्माण किया जा रहा है। आप लोग जो है बनारस की बनारसी साड़ियाँ जो फेमस है, ये जो बनारस की बनारसी साड़ी फेमस है उसके बारे में तो बहुत ही अच्छे से सुना होगा आपने। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हर एक व्यक्ति धारण कर रहा है बनारसी वस्त्र, चाहे वह सूट हो, साड़ियाँ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो क्या ओरिजिनल है या फिर बस उसका एक प्रतिरूप तैयार करके दिया गया है। ओरिजिनल जो उसका बताया गया है वो एक राजसी वस्त्र के लिए होता है, जिसमें से क्या कढ़ाइयों में आता है, सोने के तार, चांदियों के तार होते हैं। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने बनारस की ब्रोकेड। बनारस के जो बनारसी वस्त्र हैं उसे ब्रोकेड के नाम से जाना जा रहा है और इसमें जो है सोने और चांदियों के जो है तार लगे हुए होते हैं, मोतियों और मनकों को उसमें गूंथने के लिए। इस प्रकार से ये साड़ियाँ फेमस हैं। और यहाँ पे सोना चांदी के बाद दोनों में जो ये है सोना चांदी, इसके बाद एक एस्बेस्टस आता है। एस्बेस्टस भी क्या है, ये खनिज है यानी कि चट्टान है जहाँ से हमें एस्बेस्टस की प्राप्ति हो रही है। आपने देखा कि सोना भी खुदाई से प्राप्त होता है, चांदी भी प्राप्त होता है और चट्टान वगैरह प्राप्त होती है। और चट्टानों में जो एस्बेस्टस है ये चट्टान से पाई जाती है। देखिएगा एस्बेस्टस प्राकृतिक जगत का रेशा है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो एस्बेस्टस है ये किस प्रकार का रेशा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे प्राकृतिक, कृत्रिम, मानवकृत, संश्लेषित, रासायनिक पूछ रहा है तो आप उसमें से प्राकृतिक सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जब वहीं पे वनस्पतिक, जंतु, सेलुलोजिक या फिर प्रोटीन से साथ ही साथ इस प्रकार से कोई भी चीज़ पूछ रहा है तो आप उसमें से खनिज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और खनिज में भी किससे प्राप्त हो रहा है, चट्टानों से प्राप्त हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा कि इसकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है। सोने चांदी के अलावा हमने एस्बेस्टस की बात करना शुरू किया है। ये जो एस्बेस्टस है इसकी प्राप्ति जो है कनाडा और रूस से प्राप्त होती है। इसके बाद उत्तम श्रेणी की अगर हम बात करें कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एस्बेस्टस की जो उत्तम श्रेणी के जो रेशे होते हैं वो कौन से होते हैं, उसमें से क्रिसोलाइट एस्बेस्टस। क्रिसोलाइट एस्बेस्टस जो है वो उत्तम श्रेणी का खनिज रेशा होता है, ठीक है। आगे देखिएगा ये जो एस्बेस्टस है आखिर ये प्रसिद्ध क्यों है। क्या इसके जो बने हुए वस्त्र हैं हम कंटिन्यू अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में इसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, देखिएगा ये जो एस्बेस्टस धातु से बना हुआ ये
जो खनिज से बना हुआ रेशा है, इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें 750 डिग्री ताप सहन करने की क्षमता होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्बेस्टस से बने हुए जो वस्त्र होते हैं उसमें कितने डिग्री ताप सहन करने की क्षमता होती है, तो ऑप्शन में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, 750 डिग्री ताप सहन करने की क्षमता होती है। आगे देखिएगा, इसका प्रयोग कब किया जा रहा है, अग्निरोधक वस्त्र तैयार करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और फिर जो मूवी वगैरह देखने जाते हैं थिएटर में जो पर्दे होते हैं उनके लिए ये एस्बेस्टस जो धातु है, एस्बेस्टस जो चट्टान से बना हुआ फाइबर है, इससे बने हुए वस्त्र अग्निरोधक के कार्य में आते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के वस्त्र के लिए काम में आते हैं और थिएटर के पर्दे आदि बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर जो फेमस है वो क्या है, अग्निरोधक। एस्बेस्टस को ही अग्निरोधक रेशा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप ये तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन में पूछ सकता है। आगे देखिएगा, ये जो रेशा है ये रेशा लंबा होता है, चमकीला भी होता है, कोमलता भी पाई जाती है और इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये एक एक पॉइंट को सभी को आप नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया जाएगा। रेशा की लंबाई क्या है, लंबा होता है, कैसा होता है, धुंधला होता है, कैसा होता है, चमकीला होता है, कोमलता होती है या फिर खुरदरापन होता है, कोमलता होती है, सफ़ेद रंग का होता है, पीले रंग का या काले रंग का, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सफ़ेद रंग का होता है। ये हो गया अपने खनिज रेशे में जो एस्बेस्टस रेशा है इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया। आगे अब आप ये देखिएगा कि जो अपने रेशे का वर्गीकरण पढ़ा उसमें से आपने प्राकृतिक प्राप्त होने वाले रेशों को पढ़ लिया है। अब आगे आप पढ़ेंगे कृत्रिम जगह से प्राप्त होने वाले रेशे। कृत्रिम का मतलब होता है कि जो मानवों के द्वारा बनाया गया हो, तो जो मानव के द्वारा जो बनाया गया रेशा है, कृत्रिम विधि के द्वारा बनाया गया रेशा, उसको भी आपने दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें से एक मानवकृत रेशा है और फिर संश्लेषित या फिर रासायनिक रेशा है। मानवकृत और संश्लेषित में क्या हमने डिफरेंट बताया था आपको कि जो मानवकृत रेशा है ये क्या होता है कि जब वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला कपास और फिर बांस, इनसे जो इनकी लुगदियाँ होती हैं वो और इसके साथ केमिकल्स को भी मिला करके, यानी कि प्राकृतिक और फिर रासायनिक दोनों को ही मिला करके जो रेशे तैयार किए जाते हैं वो मानवकृत रेशा कहलाता है। जबकि वहीं पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का प्रयोग करके जब मानव के द्वारा बनाया जाता है रेशा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का प्रयोग करके, तब वो संश्लेषित या फिर रासायनिक रेशा कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिएगा कि मानवकृत रेशे कौन कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, मानव निर्मित जो प्रथम सेलुलोजिक रेशा है, मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा पूछ रहा है। सेलुलोज तो आपको वनस्पतिक जो है वो आपको प्रकृति से प्राप्त हो रहा था, लेकिन मानव निर्मित कहा गया, इसका मतलब है कि इसमें सेलुलोज भी है और केमिकल्स भी है, दोनों को मिला करके रेशा प्रदान किया जा रहा है आपको वस्त्रों के लिए। वो मानव निर्मित प्रथम सेलुलोजिक रेशा जो है ये क्या है, रेयान। रेयान रेशे का नाम आपने सुना होगा। रेयान मानव निर्मित प्रथम रेशा होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है मानवकृत सेलुलोजिक रेशा प्रथम कौन सा है, तो उसमें आप क्या सेलेक्ट करेंगे, रेयान होता है। रेयान के बारे में देखिएगा, रेयान जो 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहा गया। क्यों कहा गया, इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा रेशम। रेशम अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, उसे वस्त्रों की रानी या फिर राजा के नाम से जाना जा रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद अब आपको ये भी समझ में आया था कि जो रेशम है ये भी बताया गया आपको बहुत ही श्रम साध्य रेशा है। रेशम जब श्रम साध्य है इसका मतलब है वो वस्त्र महंगा भी होगा। आम लोग जो है इसको पहनने में, खरीदने में असफल हो पाए होंगे, यानी कि सब लोग इसे नहीं धारण कर सकते थे क्योंकि ये महंगे आते थे। इसकी पूर्ति के लिए लोगों की मांग जो थी रेशम की, उसकी पूर्ति के लिए कम पैसे में उसके ही समान वस्त्र तैयार किया गया। कौन सा, रेयान। इसलिए 19वीं शताब्दी का इसे चमत्कार कहा गया। और ये कैसा रेशा है, कृत्रिम रेशम। रेशम तो एक आपने प्राप्त किया था
प्रोटीन जगत से, जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो रेशा है, लेकिन ये कृत्रिम रेशम है, यानी कि ये जो रेशम तैयार किया गया ये मानव के द्वारा तैयार किया गया, ये मानवकृत सेल्यूलोजिक रेशे में आता है। ठीक है, आगे देखिएगा ये जो रेयान है, रेयान का अर्थ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, सूर्य की किरणों का परावर्तन। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चमकती हुई आपको दिखाई देती हैं, सेम वैसे ही रेयान की भी चमक होती है। जैसे लगता है कि सूर्य की किरणें परावर्तित होकर के किसी भी वस्तु पर पड़ रही हैं, इतनी इसकी चमक होती है। इसके बाद देखिएगा, मानवकृत रेशे की खोज किसने की थी। रेयान की खोज की बात नहीं की जा रही है, मानवकृत रेशे की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1664 ईस्वी में किया गया था। और आप लोग जो है एक पॉइंट ये बताइएगा कि रॉबर्ट हुक का नाम आपने कब सुना था, यानी कि कौन से साइंस में सुना। आपने जो वस्त्र विज्ञान पूरा पढ़ा है, इसमें पांचों ब्रांच के साथ ही साथ आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको ये चीज़ें बताई गई है, रॉबर्ट हुक कौन थे, इन्होंने किस चीज़ की खोज की है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं, वो चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, मानवकृत रेशे की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई 1664 ईस्वी में। आगे देखिएगा, रेयान की खोज किसने की? आपको वर्गीकरण के समय ही बताया गया था कि रेयान की खोज काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट के द्वारा 1884 में किया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है टीएसटी पीएचडी में कि रेयान की खोज किसके द्वारा की गई। काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट के द्वारा 1884 ईस्वी में रेयान की खोज की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में सबसे पहली रेयान की मिल कहाँ बनाई गई थी। भारत में जब रेयान बनाया गया तो रेयान की पहली मिल कब बनाई गई थी? 1946 में केरल राज्य में बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, रेयान का जो मिश्रण है, रेयान हमने बताया अभी आपको कि आपको जब भी रेयान की प्राप्ति करनी होती है तो आप जो है इसमें वानस्पतिक जो रेशे बनाए रहे थे, आप वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले रेशे, उनके जो लुगदियाँ यानी कि वेस्ट मटेरियल बचते थे उनका और केमिकल्स का मिश्रण बना करके तब आप रेशे तैयार कर रहे थे रेयान को। तो इससे पूछा जाता है कि रेयान का मिश्रण क्या क्या होता है। तो कपास होता है और फिर बाँस होता है। क्या आप देखे हैं कि बाँस का रेशा कैसा होता है? बाँस से कागज़ वगैरह बनाए जाते हैं और इसी से जो है रेशम, जो कृत्रिम रेशम है वो भी बनाया जाता है। इतना समझ में आया आप लोग को? ये हो गया आपका खनिज रेशा जो कि प्राकृतिक जगत का रेशा है। मानवकृत रेशा जो है वो क्या है? कृत्रिम रेशा है। और मानवकृत रेशम अगर पूछा जा रहा है, कृत्रिम रेशम पूछा जा रहा है तो क्या है? रेयान। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा कि ये जो कृत्रिम रेशम है, कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा में संश्लेषित व रासायनिक रेशा भी बताया गया आपको। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिएस्टर रेशे की। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो देखिएगा कि कौन कौन से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पॉलिएस्टर जो है इसे ब्रिटेन में टेरिलीन नाम से जाना जाता है। टेरिलीन जो रेशा है इसे पॉलिएस्टर नाम से जानते हैं, लेकिन ब्रिटेन में इसे टेरिलीन नाम से जाना जाता है। पॉलिएस्टर की खोज किसने की थी और कब किया, यानी कि पहली बार किया था वो व्यक्ति या फिर दूसरी बार किया या फिर इसमें कौन सहयोगी थे? ये देखिएगा, पॉलिएस्टर जो है इसकी खोज के लिए पहला कार्य किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर कैरोथर्स पॉलिएस्टर। इनका जो नाम है वो था डॉक्टर कैरोथर्स पॉलिएस्टर। इनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया किसके लिए? पॉलिएस्टर रेशा बनाने के लिए। इसलिए इनके नाम के आगे जो पॉलिएस्टर ये लगा हुआ है, यहीं से इन्होंने इस रेशे का नाम पॉलिएस्टर रखा है। ठीक है, आगे ये देखिएगा कि पॉलिएस्टर की अगर विशेषता की बात की जाती है तो इसमें अधिक मजबूत होता है। आप ये देखेंगे कि जो कृत्रिम रेशा है वो बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके साथ ही साथ ये क्या होता है? लचीला होता है। इसमें कम अवशोषकता पाई जाती है और ये सूर्य के प्रकाश का इस पर भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य के प्रकाश का इस पर प्रभाव पड़ता है। इतना आपके एग्जाम में पॉलिएस्टर से पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिएगा, ये जो नायलॉन है,
नायलॉन है ये आपका रासायनिक दूसरा रेशा, इसे जादुई रेशे के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जादुई रेशा कौन सा होता है या फिर मैजिक फाइबर, इंग्लिश भी पूछ सकता है, हिंदी भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे? नायलॉन बताएंगे। अब आप लोग क्या ये समझ पा रहे हैं कि इसे जादुई रेशा क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाने वाला वस्त्र होता है। ये जो है इसे 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जा रहा था। जिस प्रकार से रेयान को 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहा गया, उसी प्रकार से ये जो नायलॉन है इसे 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहा गया। आगे देखिएगा, इसे जादुई रेशा इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है रेशा ये वॉश एंड वियर, धुलना और पहनना, इसे प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप पहनिए और धोइए, बस दो ही काम है इसमें। बहुत ज़्यादा इसमें फिनिशिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं नायलॉन की खोज, तो जो नायलॉन की खोज है वो अमेरिका के रहने वाले थे डॉक्टर बेलेस एच कैरोथर्स। डॉक्टर बेलेस एच कैरोथर्स के द्वारा नायलॉन रेशे की खोज की गई थी। जो नायलॉन है ये कैसे बनाया गया था? एग्जाम में इसका फार्मूला भी पूछा जाता है आपसे कि जो नायलॉन है ये किस किस केमिकल के थ्रू बनता है। तो देखिएगा, ये हेक्सामेथिलीन प्लस डाईएमीन एडिपिक एसिड, पूरा नाम एक साथ में भी पूछता है। ये प्लस हमने लगा के आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम ऑप्शन में आपसे पूछता है। एग्जाम में जब आपको ऑप्शन दिया जाता है तो इसी फार्मूले को, इसी सूत्र को ही, इसी केमिकल्स को ही आगे पीछे नाम करके दे देता है। आप लोग केयरफुल हो करके इसे ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा, याद कर लीजिए इसको, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन एडिपिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? नायलॉन बनाने के लिए इन केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है एक साथ। फिर आगे देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो नायलॉन है इस नायलॉन को 6,6 पॉलीमर नाम से क्यों जाना जाता है? नायलॉन को 6,6 पॉलीमर नाम से क्यों प्रसिद्ध है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है कि आपको ये याद है कि नहीं? इसमें देखिएगा ये 6,6 का नाम क्यों आया? आप देखिएगा, हेक्सामेथिलीन के 6 परमाणु, डाईएमीन एडिपिक एसिड के 6 परमाणु, ये दोनों में, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको प्लस लगा के बताया है। 6 कार्बन के जो परमाणु है इसमें होते हैं, 6 कार्बन परमाणु इसमें होते हैं। इसी वजह से इस नायलॉन को 6,6 पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आया आपको? आगे देखिएगा कि जो नायलॉन है इसकी विशेषताएं क्या है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ऊन व रेशम के समान विशेषताएं विद्यमान रहने वाले कौन से रेशे होते हैं? ऐसा कौन सा रेशा है जिसमें ऊन व रेशम की विशेषताएं विद्यमान होती हैं? तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? नायलॉन। विशेषता में आपके एक पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है कि ऊन व रेशम की जो विशेषताएं विद्यमान होती हैं वो नायलॉन होता है। इसमें चमक भी अधिक होती है, मजबूत व टिकाऊपन भी होता है, इसमें प्रत्यास्था अधिक पाई जाती है। यानी कि इसे जो है आप जिस भी अवस्था से इसका जो अवस्था है उसे इधर उधर आप करते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं, वो पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वो क्या है? प्रत्यास्था है। इसमें प्रत्यास्था अधिक पाई जाती है। आगे देखिएगा, ये जो है गर्मी व बरसात के लिए अनुपयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि ये ताप का कुचालक होता है। आपने देखा है कि जितने भी रेशे जो है ताप के कुचालक हैं वो गर्मियों के मौसम के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। उसी प्रकार से बताया कि जो नायलॉन है ये गर्मी व बरसात के लिए अनुपयुक्त होते हैं क्योंकि ताप का यह कुचालक होता है। आगे देखिएगा, ये जो नायलॉन है इस पर रंग आसानी से पक्का नहीं चढ़ता है क्योंकि ये नमी और शोषकता का इसमें अभाव होता है। अब ये कॉटन तो है नहीं कि जो भी रंग चढ़ाया जाएगा आसानी से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसीलिए बताया गया ये कृत्रिम रेशा है। ये जो है रंग आसानी से इसमें पक्का नहीं होता है, नहीं चढ़ता है क्योंकि इसमें नमी और शोषकता का अभाव होता है, यानी कि नमी और शोषकता इसमें नहीं पाई जाती है। आगे देखिएगा, पसीने का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से अन्य जो भी रेशे थे प्रकृति से प्राप्त होने वाले उस पर आपने देखा कि पसीने का प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन इस पे जो है नायलॉन पे पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये इतना समझ में आप लोग को पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है रासायनिक रेशों के अंतर्गत। इसके बाद आप ये देखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रेशा है जिनके बने हुए वस्त्र यात्रा के दौरान पहनने में बहुत ही आरामदायक होते हैं, तो उसमें आप नायलॉन का भी नाम आता है। और ऐसा रेशा आपसे पूछा जाता है कि ऐसा रेशा कौन सा है जो ह्यूमन फ्रेंडली माना जाता है, यानी कि मानव मित्रवत रेशा कौन सा होता है, तो आप क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके पीछे हमने आपको सभी रेशे के बारे में बता दिया है। तो आज की क्लास जो आपकी थी वो पूरे कंप्लीट रेशे के बारे में बता दी गई है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।